हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बेसिक बातें जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, किसने ऑब्जर्व किया था और कैसे अब जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो बात ये आपको पता होना चाहिए कि ऑरस्टेड साहब ने सबसे पहले बताया था कि किसी भी करंट करेंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो अपनी सराउंडिंग एरिया में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। फिर से सुने, किसी भी करंट करेंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो अपनी सराउंडिंग एरिया में वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। ओके, तो उसके उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं हम लोग बी से। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसके ऊपर एरो बना दिया है। तो आपको लिखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन होता है, वेक्टर में देखो भाई मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है भाई, डायरेक्शन होता है। तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देते हैं, इसके डायरेक्शन के लिए भाई राइट हैंड पाम रूल भी यूज करते हैं। ओके, राइट हैंड पाम रूल यूज हम लोग करेंगे या फिर राइट हैंड थंब रूल से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम राइट हैंड पाम रूल ही यूज करेंगे। एक रूल बस अपने को जानना है डायरेक्शन के लिए, उसी से हम लोग सारे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो बच्चों हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, और राइट हैंड पाम रूल से हम इसका क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो बच्चों एक बात और हमने समझा क्या कि अगर मान लो कोई करंट करेंग कंडक्टर है, ये करंट करेंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अरस्टेड साहब ने बताया था कि ये अपनी सराउंडिंग में क्या करेगा बच्चों, ये अपनी सराउंडिंग में क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मतलब ये कि अगर मैं इस वायर से इस पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डायरेक्शन निकालना सीखें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ पे अगर मुझे इस वायर से इस पॉइंट पी पे मुझे निकालना हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो मैं क्या करता हूं कि सीधा सीधा ये पाम को ये जो हमारा करंट करेंग ये वायर है, इस वायर पे हम लोग क्या करते हैं, अपने थंब को रख लेते हैं और इस पाम का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, वो डायरेक्शन बताता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां पे देखो ये डायरेक्शन कैसा आ रहा है बच्चों, ये डायरेक्शन आ रहा है कैसा, इनवर्ड आ रहा है। और इसको मैं अगर ऐसे रोटेट करूं तो देखो यहां पे कैसा आ रहा है बच्चों, ये आउटवर्ड आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों और इसके बारे में और भी चीजें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों। चलो मैं इसको हटा देता हूं और इसके जितने भी फॉर्मेट होते हैं जरा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे किसी करंट करेंग कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे अगर एक वायर है, ये करंट करेंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इससे पॉइंट पी, ये यहां से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मैं जानना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हमारा Q है, इस Q पॉइंट पे ये हमारा मान लीजिए R डिस्टेंस पे है, ये D डिस्टेंस पे है, मैं इस Q पॉइंट पे जानना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ओके बच्चों, और ये तो हो गया। दूसरा जो है बच्चों, ये डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब मैं जानना चाह रहा हूं इस पॉइंट P पे जो यहां से D डिस्टेंस पे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। एंड अगर यहाँ पे मैं Q बोल दूं और ये R डिस्टेंस पे है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो चलिए इन दोनों चीजों को पहले हम लोग देखते हैं। हमने बोला था कि भाई राइट हैंड हम लोग कौन सा यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इस करंट के डायरेक्शन में रख देंगे। हमने करंट के डायरेक्शन में रख दिया और यहाँ पे देखो कैसा आ रहा बच्चों, पी पे कैसा आएगा, वो आएगा इनवर्ड। ओके, और जब हम बात करेंगे इसको देखो, इसको मैंने मोड़ा ऐसे, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे जो आ रहा है क्यू पे जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। यहाँ की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो हमने कहा था कि क्या करना है,
कि राइट हैंड पाम रूल लगाना, एक ही चीज सीखना बच्चों, है ना, एक ही चीज अपने को सीखना है। तो इसको हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे हमने भैया ये रख दिया अपने अंगूठे को, है ना, इसी के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो पाम का डायरेक्शन किधर आएगा, पाम का डायरेक्शन बच्चों कैसा आएगा, वो आएगा इनवर्ड। और अगर मैं इसको मैं अगर इधर ऐसे मोड़ दो बच्चों, ये देखो ऐसे मोड़ दो, तो यहाँ पे कैसा आएगा, अब यहाँ पे बच्चों अब आ जाएगा आउटवर्ड। ओके, ऐसे क्या हो जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा। ओके, तो ये डायरेक्शन हम लोग निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी करंट कैरिंग वायर से किसी पॉइंट पे। तो ये तो पहला फॉर्मेट हो गया डायरेक्शन निकालने का। दूसरा जरा देखते हैं बच्चों, अगर हमारे पास एक लूप के फॉर्म में दिया हो तो कैसे करेंगे। बाकी ये वाला तो आप कर ही लेंगे आप, कि अगर ऐसे है तो कैसे करेंगे। ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जितने आएंगे वो इनवर्ड होंगे, यहाँ पे जितने आएंगे बच्चों वो आउटवर्ड होंगे। ओके, अगर ऐसे हो जाए तो चीजें पलट जाएंगी, है ना, यहाँ पे जो आएंगे वो क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे, यहाँ पे जितने आएंगे वो इनवर्ड होंगे। ठीक है, तो ये आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब दूसरे फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, दूसरे फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। अगर लूप के फॉर्म में दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये मैं हटा देता हूँ बच्चों, ये अगर लूप के फॉर्म में दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जरा इसको भी समझ लेते हैं। दूसरा जो फॉर्मेट होता है बच्चों लूप का होता है, जैसे मैं कहूँ कि एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है ना, मैं कहूँ कि ये एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, ऐसे। क्वेश्चन आगे बच्चों, क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, तो इसलिए पहले डायरेक्शन अपने को पता होना चाहिए। ओके, तो ये दो लूप हमने ले लिया। ओके, इसमें देखो करंट जो फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है ना, क्लॉकवाइज बोल सकते हो आप, सॉरी ये यहाँ पे डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये क्लॉकवाइज कह सकते हो। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो, है ना। तो बताओ बच्चों कि इस पॉइंट P पे, यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट P ले लिया है, यहाँ इसको मैं पॉइंट Q बोल रहा हूँ, तो पॉइंट P पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा होगा। देखो बच्चों मैंने कहा था कि जब भी निकालना हो तो इस अंगूठे को हमेशा करंट के डायरेक्शन में रखो, मैंने करंट के डायरेक्शन में रख दिया। तो यहाँ पे देखो इस वायर की वजह से कैसा आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। इस वायर की वजह से यहाँ पे जो वायर है यहाँ पे रखो, ये हाथ तोड़ मत लेना बच्चों, है ना, तो ये हाथ पे रखो तो यहाँ पे देखो इनवर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये उल्टा है ना, ये उल्टा है, तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये उल्टा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन में रखेंगे। देखो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव इधर आएंगे, तो क्या मतलब पॉजिटिव नहीं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इनवर्ड, इसको बोल सकते हैं आउटवर्ड। यहाँ पे देखो बच्चों ये अगर ये यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी करेंगे तो इनवर्ड आएगा, यहाँ पे भी देखो बच्चों मैंने करा तो ये क्या आया, इनवर्ड आया। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा बच्चों कैसा आएगा, वो इनवर्ड आएगा पॉइंट P पे, है ना। तो डायरेक्शन हम लोग ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने रखा तो यहाँ पे तो इनवर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, आउटवर्ड है। देखो ऐसे मैंने मुड़ा, ये आउटवर्ड आ गया, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो आउटवर्ड होगा। चाहो तो आप देखो यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे इस साइड में तो इनवर्ड आएगा, लेकिन ऐसे मुड़ेंगे तो ये आउटवर्ड आएगा, है ना। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे रखूंगा इनवर्ड और ऐसे रखूंगा तो क्या, आउटवर्ड, है ना। तो यहाँ पे जो आएगा बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो कैसा आएगा, वो आउटवर्ड आएगा। ओके, तो आप ऐसा बोल भी सकते हो यहाँ पे कि जब क्लॉकवाइज आ रहा है तो यहाँ पे इनवर्ड आ रहा है, जब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आउटवर्ड आ रहा है। तो आप डायरेक्ट राइट हैंड पाम रूल लगाओ, उसी से उसका डायरेक्शन पाओ, है ना। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं कि ऑब्जर्वर अगर कहीं दूसरी जगह पे खड़ा हो फिर हम लोग कैसे उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ओके चलो, तो बच्चों देखो ये दूसरा हम लोग इसका फॉर्मेट देख लें कैसे होता है डायरेक्शन। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, एक सर्कुलर रूप है और यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा। ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आप देखो ऐसे, आप चाहो तो ऐसे फिंगर वाले रूल को भी लगा सकते हो, ऐसा ऐसे देखो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा बच्चों क्या होगा, वो ऑब्जर्वर की तरफ होगा। और जब हम लोग डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर देंगे तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा बच्चों, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा वहां पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे वो कैसा दिखेगा, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। ये आप देख सकते हो जब हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो बच्चों, ये जब क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अवे होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा बच्चों, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। लिख लो यहाँ पे, जब एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, एंड ये किसके लिए है बच्चों, ये हमारा क्लॉकवाइज के लिए है।
ओके, तो ये 3 फॉर्मेट था, इन 3 फॉर्मेट को समझना है। अच्छा, एक चीज और इसको नोट कर लीजिए, एक चीज और मैं बता दूं कि बच्चों अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई वायर है जो इस प्लेन के अंदर जा रहा है, इस प्लेन के अंदर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और यहां से पॉइंट P मैंने लिया, ये पॉइंट P, और इस पॉइंट P पे अपने को निकालना है क्या, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, ये वायर है, ऐसे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मैं इसके अलोंग क्या रखा, अपना अंगूठे को रखा, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। एंड बच्चों अगर मैं कहता हूं कि एक ऐसा वायर लिया जिसमें से ये निकलता हुआ, ये करंट ऐसे, वायर ऐसे निकल रहा है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हमने अंगूठे को उसके डायरेक्शन में रखा और यहाँ पे पॉइंट P की जब बात करा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अबव होगा बच्चों, इस तरह से इसका डायरेक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो कि डायरेक्शन क्या है। अभी आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भी कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो, तो इतनी बातें पहले आपको पता होना चाहिए था कि कैसे हम लोग उसका डायरेक्शन निकालते हैं। अब देखो उसका जो मैग्नीट्यूड था बच्चों, वो कैसे पता चला कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए बायो सावर्ट साहब ने एक रूल दिया, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम साहब ने दिया था, वैसे ही यहाँ पे बायो सावर्ट साहब ने बताया था। बायो सावर्ट लॉ ये आता भी है बच्चों बोर्ड में, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, बायो सावर्ट साहब ने एक्सपेरिमेंट जो करा था उसकी हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे, है ना, कि बायो सावर्ट ने क्या चर्चाएं की थी, क्या एक्सपेरिमेंट करा था, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे, ओके। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर मैं कोई एक वायर ऐसे ले लेता हूँ बच्चों, है ना, एक वायर ले लेता हूँ, ये हमारा वायर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, I, इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों कितना, I, और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे मैं छोटा सा एलिमेंट, ये हमारा ये एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट DL कट करा, और इस DL के वजह से, छोटे से एलिमेंट DL की वजह से अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पे एक पॉइंट P है, जहाँ इस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर कितना है यहाँ पे, ये R है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करा, ठीक है। चलो, तो ये बात आप समझिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, करंट एलिमेंट लिया, हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट करा, और हमने कहा कि यहाँ से पोजीशन वेक्टर है R, और ये पॉइंट P है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R है, और ये देखो बच्चों, ये जो हमारा DL है और R है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना, थीटा बन रहा है। तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना था। तो बायो सावर्ट साहब ने कहा, या कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट लॉ, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोगों ने जो एलिमेंट लिया है उसके वजह से बहुत छोटा सा जगह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहा उन्होंने कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ओके। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये यहाँ पे जो एलिमेंट हम ले रहे हैं, करंट एलिमेंट, उसके भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इनके बीच का जो एंगल है, DL एंड R के बीच का जो एंगल है, उसके भी क्या होगा, उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलो भाई वो भी मैंने लिख लिया। उन्होंने कहा कि ये होगा साइन थीटा के, ओके, इस एंगल के साइन थीटा के। एंड कहा कि जो R डिस्टेंस है उस पे वो इनवर्सली उसके क्या होगा, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कह सकते स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, है ना। तो ये 4 इक्वेशन बना के, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये चौथा, इन सबको मिला के इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बायो सावर्ट साहब ने कि dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा बाई क्या, R²। बच्चों देखो यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है बच्चों, बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिज्म में वही काम करता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ करता है, ओके। तो यहाँ पे dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा बाई R² हो गया। ले अब प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटा के यहाँ पे इक्वालिटी में चेंज करूँ तो देखो क्या आता है बच्चों, तो dV इक्वल टू आता है, dV इक्वल टू
1/4πε0 c स्क्वायर, ओके, इनटू क्या आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जैसा कि कूलम्स लॉ में भी आया था इस तरह की चीजें। लेकिन बच्चों इसमें हम लोग और भी चीजें चेंज करेंगे। देखो अभी क्या चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे c क्या है, c जो है बच्चों वो हम लोग पढ़ भी चुके होंगे। c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, और c की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से अगर मैं c स्क्वायर करूंगा बच्चों तो देखो क्या आएगा, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैं अगर c स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से मैं c स्क्वायर करूंगा तो 1/μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसकी वैल्यू मैं अगर उठा के यहाँ पे रख दूं तो देखो क्या मिलता है, मुझे मिलेगा dv इक्वल टू क्या, बोलो बच्चों, 1/4πε0 एंड c स्क्वायर है तो c स्क्वायर की वैल्यू 1 में तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आई डी एल साइन थीटा बाई क्या बच्चों आर स्क्वायर। अब एक चीज और देख सकते हो, क्या देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट से कट गया, बचा कितना, बचा बच्चों dv इक्वल टू μ0 बाई 4π आई डी एल और कितना आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला अपने पास निकल के आया। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, इस छोटू से एलिमेंट्स की वजह से इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैल्यू निकल के यहाँ पे आई है, एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब अगर मैं पूरे वायर की बात करूंगा तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसकी ये μ0 क्या है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, कैसे लिखते हैं, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे इधर की चीजें हटानी पड़ेगी और फिर इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं ये भी हम लोग चीजें देखेंगे। ओके, चलो ठीक है बच्चों, चलो नोट हो गया हो तो थोड़ी चीजें और समझ लेते हैं, है ना। चलिए बच्चों, चलिए अब हम थोड़ी सी बातें इसकी कर लें। चलिए, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे जो μ0 है उसकी वैल्यू क्या होता है, ये μ0 बच्चों जो होता है वो होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ओके ऑफ फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चों यहाँ पे फिर से हम लोग जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में रिलेटिव की बात करते थे कि रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, वहां पे परमिटिविटी की हम लोग बात करते थे, यहाँ पे परमिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर रिलेटिव की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए बच्चों, म्यू अपॉन μ0 लिख लेंगे, म्यू आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू अपॉन μ0, है ना। और म्यू क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, किसमें, इन मीडियम, ठीक है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन मीडियम, ओके ठीक है। और ये किसमें है बच्चों, ये फ्री स्पेस के लिए है। तो हम लोग म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन μ0 भी लिख लेंगे जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में करते थे। अच्छा, जैसे 1/4πε0 की वैल्यू होती थी वैसे ही μ0 अपॉन 4π की भी वैल्यू होगी, जरा नोट करिए और उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो अब μ0 बाई 4π की वैल्यू क्या होगी, 4π की वैल्यू क्या होगी, मैं इधर ही लिख लूं क्या, चलो बच्चों लिख लेता हूँ। μ0 बाई 4π की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻7, है ना। ये बात आपको नोट कर लेना है, μ0 बाई 4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷। और बच्चों यहाँ पे यूनिट भी होगा, यूनिट हम लोग कैसे निकाल लेंगे, देखो बच्चों यूनिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें μ0 की वैल्यू निकालनी है, यूनिट निकालनी है। तो ये dB को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों, टेस्ला में मेजर करते हैं, या वेबर पर एम्पियर में, या फिर न्यूटन पर मीटर में, सॉरी क्या होता था, न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा बच्चों, न्यूटन नहीं टेस्ला हो जाएगा। तो टेस्ला को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेस्ला हो गया। चलो बच्चों देख लेते हैं हम लोग कैसे लिख रहे हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ μ0 इक्वल टू dB इंटू आर स्क्वायर बाई आई डी एल, बाकी सब तो बच्चों यूनिटलेस है ना। तो मैं क्या लिख लूँ, इसको टेस्ला, इसको मीटर स्क्वायर, आई का क्या होता है एम्पियर, और dl क्या होगा मीटर। तो ये कट गया तो क्या आ गया बच्चों, टेस्ला मीटर एम्पियर। ओके, तो इसका आ गया बच्चों कितना, टेस्ला
मीटर एम्पियर। तो इसकी यूनिट कितनी आ गई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, टेस्ला मीटर एम्पियर, या फिर इसको और हम लोग वेबर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वेबर एम्पियर मीटर। तो अगर हम लोग वेबर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻7 वेबर और क्या एम्पियर मीटर। ओके, तो ये वैल्यू आप याद रखना Q0/4 की, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर या 10⁻⁻7 वेबर और क्या एम्पियर मीटर। ओके, तो नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा था क्या बायो-सेवर्ट लॉ, और इससे जुड़े कुछ और भी रोचक चीजें कि कैसे इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो, तो जल्दी से नोट करो, और इसको हम लोग कैसे वेक्टर फॉर्म में नोट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जरा इसकी भी परिचर्चा हम लोग इधर कर लेंगे, है ना। चलिए बच्चों, ओके, नोट हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखें, देखें वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, और चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, मेरे ख्याल से आप नोट कर लिए होंगे। चलो चलो बच्चों, तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ को, इन वेक्टर फॉर्म। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखा था बच्चों, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा था। ओके, एक में छोटा सा एलिमेंट कट कर रहा था dl। ओके, और यहाँ से एक पॉइंट P, पोजीशन P ले रहा था, मतलब पॉइंट P ले था, इसका पोजीशन वेक्टर कितना था r था, है कि नहीं, बोलो बच्चों, यही तो था। तो हम लोग क्या लिख सकते थे बच्चों, क्या लिखते थे, dv इक्वल टू लिखते थे हम लोग क्या μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बाई कितना r²। ये तो हम लोग लिखते थे बच्चों, देख लो बच्चों, यही तो लिखते थे I dl साइन थीटा बाई r²। अब मुझे क्या करना बच्चों, हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ये बातें वही मैंने नोट कर ली है, ठीक है, I dl साइन थीटा बाई r²। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या है, वो एंगल है, एंगल बिटवीन किसके बीच में, dl एंड वेक्टर पोजीशन वेक्टर r के, है ना। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा बच्चों, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते थे dl r साइन थीटा, ये तो लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, r को ऊपर से मल्टीप्लाई करूँ। तो अगर मैं यहाँ पे dv इक्वल टू लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा μ0/4 पाई, और क्या i को मैं इधर रहने दूँ, और कितना बच्चों dl, और कितना dl और r साइन थीटा बाई कितना, यहाँ हो जाएगा r³ हो जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब देखो बच्चों, dl r साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, dl क्रॉस r लिख सकता हूँ। तो dv की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में क्या आ गई, ये वेक्टर सब लगा देना, ये वेक्टर। तो dv इक्वल टू क्या आ गया वेक्टर फॉर्म में μ0I बाई कितना 4 पाई, और क्या dl क्रॉस r बाई कितना r³। ये बच्चों देखो वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो ये हमारा जो वैल्यू आई है वो वेक्टर फॉर्म में है। और बच्चों, अगर मुझे इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, जब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता है तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होता था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये r बाई r को हम लोग यूनिट वेक्टर में लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, dv इक्वल टू μ0I बाई 4 पाई, और कितना बच्चों dl, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, बताओ जरा क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r है ना, वेक्टर r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ बाई r²। ओके, इस टर्म में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और बच्चों ये क्या था, ये छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल लेते हैं। अगर मुझे पूरे एलिमेंट के लिए निकालना हो, पूरे वायर के लिए निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे, dv को इंटीग्रेट कर देंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इस पॉइंट P पे। ओके, तो नोट करिए, इतनी सी बातें थी बायो-सेवर्ट लॉ में। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन लोग और देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, चलो, तो ये बातें अपन लोगों को नोट कर लेनी है ना। और हम लोग छोटा सा क्वेश्चन कर लें बायो-सेवर्ट लॉ पे। चल,
तो बच्चों मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल। ये नोट कर लिए होगे, तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं भाई, डीएल क्रॉस आर से भी इसका डायरेक्शन तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलो अब देखते हैं इसका जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन कैसे कि भाई यहाँ पे ये वायर है ना, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 50 एम्पियर का कर रहा है। जो करंट की वैल्यू है यहाँ से 1 मीटर पे, और ये जो हम कट कर रहे हैं बच्चों वो हमने लिया कितना, 2 सेंटीमीटर ले लिया। तो इस पॉइंट पी पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी एंड इसका डायरेक्शन कितना होगा। इस छोटे से बच्चों हम पूरे के लिए नहीं निकाल रहे हैं, इस छोटे से के लिए निकाल रहे हैं। इस छोटे से वैल्यू के लिए आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट हमने फिर से कट करा 2 सेंटीमीटर का, एंड यहाँ से ये 1 मीटर पे है एंड एंगल बना रहा है 37 डिग्री। देन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस छोटू से करंट एलिमेंट की वजह से क्या होगा एंड डायरेक्शन आउट। तो हम ये दोनों क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे ये पॉइंट पी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी बी इक्वल टू भाई छोटू सा एलिमेंट, छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई कितना बच्चों, बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इनके बीच के एंगल देखो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है क्या, यहाँ पे दिख रहा है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एंड आई की वैल्यू कितने दे रखा है, आई इक्वल टू दिया है 50 एम्पियर बच्चों, आर की वैल्यू दे रखा है 1 मीटर, एंड डीएल दे रखा बच्चों, डीएल दे रखा है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर ले हम लोग, मीटर में। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 10 टू पावर -2, तो मैं लिख लूँ 10 टू पावर -2 मीटर। ओके, तो अब वैल्यू पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो आ गया इसकी वैल्यू कितनी, 10 टू पावर -7 इंटू आई की वैल्यू कितनी 50 एम्पियर, सभी SI यूनिट होनी चाहिए। डीएल की वैल्यू कितना 2 इंटू 10 टू पावर -2 साइन 90 की वैल्यू 1 बाई कितना आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू देखो कितना आ गया बच्चों, ये 10 टू पावर 7 और 10 पावर कितना हो गया 9, और यहाँ पे कितना 100 इंटू 10 टू पावर -9, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 और ले जाओ तो 1 इंटू 10 टू पावर -7। ओके, तो यही तो हुआ बच्चों। और इसकी यूनिट कितनी है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, टेस्ला। ओके, टेस्ला। तो अब देखो क्या आ गया बच्चों, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन में कैसे निकालूंगा, ये देखो बच्चों, ये हमारा अंगूठे का करंट के डायरेक्शन एलॉन्ग हम अंगूठा लगाया, और पाम का डायरेक्शन किधर देख रहा मैं, ये अंदर की तरफ है, तो मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, वो इनवर्ड होगा। ठीक है, अब ऐसे देखो यहाँ पे हर पोजीशन पे जो डायरेक्शन होगा ना वो इनवर्ड ही होगा। ठीक है बच्चों, तो नोट करो। और दूसरे क्वेश्चन देखो, एंगल वैल्यू दे रखा है कितना 37 डिग्री। ओके, साइन 37 वैल्यू तो अपने को पता ही है, मैं क्या लिखूंगा बोलो, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, आई डी एल साइन 37 डिग्री बाई कितना बच्चों, आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए इसमें, देखिए क्या आ जाएगा। इसकी वैल्यू 10 टू पावर -7 इंटू आई की वैल्यू कितना था, इसमें मान लीजिए फिर से 50 एम्पियर मान लेते हैं, 50 एम्पियर। ओके, तो 50 इंटू डी एल की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -2 इंटू साइन 37 4/5 कितना होता है 3/5। ओके, ये 37 तो बच्चों 3/5 आ गया ना, तो 3/5 एंड आर की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 का स्क्वायर करो, ये हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, बल्कि ये 5 हमने 5 मारा, ये 10 एंड कितना आ गया ये 7 9 और कितना हो गया बच्चों 20 और ये कितना 60। तो हम बोल सकते हैं 60 इंटू 10 टू पावर -9, या बोल सकते हैं 6 इंटू 10 टू पावर -8 क्या बच्चों टेस्ला। और उसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन बच्चों देखो, इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, ये रखो अंगूठे को अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इधर करंट फ्लो करता है। तो देखिए पाम, इस पंजे को, पाम जिसको बोलते हैं अपन लोग, पंजे का डायरेक्शन किधर है बच्चों, इनवर्ड है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा वो होगा इनवर्ड, एंड इस इधर जो होगा वो डायरेक्शन होगा कैसा, आउटवर्ड। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस तरह क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कैसे करते बच्चों, ये हमने आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से आज हम लोग बात करेंगे बायो सेवर्ट का।
बच्चों इस चैनल पे हम लोग टॉपिक वाइज लेक्चर करने वाले हैं, बहुत लेंथी लेक्चर नहीं कि जिसमें आप बोर हो जाओ, टॉपिक वाइज करेंगे कि एक टॉपिक आप जब भी आपको टाइम मिले आराम से देख सकते। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। और ये अपना था आज का बायो सेवर्ट लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ओके, तो नोट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों। फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।